ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ क्या था? क्या कहा सर ने? इसाक न्यूटन। इनका पूरा नाम जानते हो? इसाक न्यूटन, है ना? स्पेलिंग देख लेना। खैर, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ भी मैंने बताया आपको कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? मोमेंटम को चेंज करता है। ठीक है, अगर बॉडी पे लग रहा है तो बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेगा। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लग रहा है तो सिस्टम के मोमेंटम को ही चेंज कर देगा। समझ में आई मेरी बात? तो नेट, दिस लॉ स्टेट्स दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम और बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडीज और बॉडी will change the momentum बदल के रख देगा। will change the momentum of system और body। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। सही है। और होता किसके बराबर है? नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अगर मैं ये फोर्स बॉडी में पढ़ रहा हूं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी होगा। अगर मैं ये फोर्स सिस्टम पे पढ़ रहा हूं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा। सिस्टम और बॉडी क्या होता है आपको समझ में समझा चुका हूं। ठीक है ना बेटा? सिस्टम के अंदर कई सारी बॉडीज हो सकती हैं। सिस्टम के अंदर क्या हो सकती हैं? कई सारी बॉडीज हो सकती हैं। ठीक है, खैर, तो इधर आओ। तो मोमेंटम आप बचपन से जानते हो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। अरे बहुत 8th 6th 7th की बातें हैं ये तो। ठीक है ना? यूनिट क्या होती है? मोमेंटम किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यही होता है। तो मास किलोग्राम, वेलोसिटी यानी स्पीड, मैग्नीट्यूड में बात करूं तो मीटर पर सेकंड हो गया। खैर, तो ये पुट करूंगा यहाँ पे तो डी, पी वेक्टर क्या है? एम वी वेक्टर बाई डी टी। बहुत बढ़िया। तो डिफरेंशिएशन करना है मास इनटू वेलोसिटी का, है ना? तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा बेटा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको बाहर निकाल दिया, इसका कर दिया, तो डी वी वेक्टर बाई डी टी। फिर क्या किया? फिर वी वेक्टर को बाहर निकाल दिया, एम का कर दिया टी एम बाई डी टी। दिस इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज व्हाट? नेट एक्सटर्नल फोर्स। ऑन बॉडी है तो बॉडी, ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी है तो ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो बचपन से कि नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है एम डी वी वेक्टर बाई डी टी होता है ए वेक्टर। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एम ए वेक्टर कब होगा? जब ये नंबर 0 होगा। ये नंबर 0 होने के लिए डी एम बाई डी टी को क्या होना पड़ेगा? 0। डी एम बाई डी टी 0 होने का मतलब क्या होगा? मास इज कांस्टेंट। मास नहीं बदल रहा, मास बदल नहीं रहा, कतई नहीं बदल रहा मास। अगर बॉडी का मास फिक्स है तो जो बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। लेकिन अगर बॉडी का मास बदल रहा है, बॉडी का मास बदल रहा है, तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो एम डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस वी वेक्टर डी एम बाई डी टी होगा। तो मैं लिख के यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मास इज नॉट कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो फोर्स, अगर मान लो एम ए वेक्टर इधर है, मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है, समझो ऐ समझो कि वेलोसिटी मान लो इधर है, ठीक है, और एक्सेलरेशन मान लो इधर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया m, तो लेंथ बढ़ गई घट गई, ठीक है ना, सही है। और वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट dm बाई dt, सही है बेटा, बोलो। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? पैरेललोग्राम बनाओगे, नहीं, दिस इज व्हाट नेट एक्सटर्नल फोर्स इफ मास इज नॉट कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो v वेक्टर dm बाई dt और ma वेक्टर का रिजल्टेंट होगा नेट फोर्स। और अगर मास कांस्टेंट होगा तो सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स। सही है बेटा। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? इसके बाद आपको यही पता होना चाहिए कि अगर
मुझे इंस्टेंटेनियस फोर्स बताना है। क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स बताना है। तो कैसे करूँगा, क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, मास कांस्टेंट के लिए पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना, मैं इस चैप्टर में जहाँ भी फोर्स लिखूंगा नेट एक्सटर्नल, वहाँ MA वेक्टर लिखूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूँ, बॉडी का मास नहीं बदलेगा, बॉडी का मास नहीं बदलेगा, ठीक है ना? इस चैप्टर में ये वाला फोर्स पढ़ूंगा। खैर, तो यही क्या होता है, dp वेक्टर बाई dt, मास इज कांस्टेंट। मास क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, सही है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक। तो अगर मैं मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, तो मान लो ये ग्राफ है, कुछ भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी कर्व हो सकता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं इसको टाइम इनिशियल की और इसको बात करूं टाइम फाइनल की, तो आपसे पूछा जाता है कि इस इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब इस पे बॉडी पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एवरेज फोर्स लग रहा है, कितना एवरेज फोर्स लग रहा है? तो हम क्या करेंगे बेटा, एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ये थीटा एंगल होगा और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि ध्यान से देखो ये फाइनल इनिशियल मोमेंटम होगा और ध्यान से देखो ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। तो ये लेंथ क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये भी फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा पी। ये टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, तो ये क्या होगी, डेल्टा टी। ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो मुझे एक बात बता दो, टैन थीटा कितना होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है? तो ये क्या होगा बेटा, एवरेज फोर्स। और अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ूंगा तो एवरेज फोर्स निकालना होगा, तो क्या करूंगा, स्लोप लूंगा, किसका, कोड का। किसके कोड का, किसके कर्व के कोड का, मोमेंटम वर्सेस टाइम कर्व के कोड का। अगर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन होगा, कर्व गिवन होगा और उसके कोड का मैं स्लोप ले लूंगा, तो वो क्या देगा, एवरेज फोर्स देगा। क्या देगा वो, एवरेज फोर्स देगा। आपको पता होनी चाहिए ये बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, हाँ जी, ये DTF4 फिर से मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये है, मान लो ग्राफ है सर। मुझे इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट पे फोर्स निकालना है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं क्या करूँगा, आपको सबको पता है, DT ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा, DT टाइम ड्रॉ करूँगा। फिर से इसकी क्या ड्रॉ करूँगा, एक टेंजेंट बन जाएगी। आपको पता है कि अगर मैं ये टाइम छोटा करता रहूँगा, टाइम छोटा करता रहूँगा, टाइम छोटा करता रहूँगा, तो ये लाइन क्या बन जाएगी, कर्व ना, कोड ना बनकर क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। तो टाइम बहुत, इंस्टेंट बहुत छोटा होगा, इंस्टेंट जब बहुत इंटरवल जब बहुत छोटा होगा तो क्या बन जाता है, इंस्टेंट बन जाता है। नहीं समझ में आया तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप चलो दिल्ली से निकल लिए, ठीक है, और दिल्ली से आप आए कुरुक्षेत्र आए, कहाँ आए, कुरुक्षेत्र आए, ठीक है, बहुत सुंदर। मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसा है, ये दिल्ली से कुरुक्षेत्र का रोड है, ठीक है, ये यहाँ पर ये कहीं मूर्थल का ढाबा देखा है, सुखदेव का ढाबा ना, मूर्थल सुखदेव, ठीक है, ऐसा समझो। इंस्टेंट और इंटरवल में फ़र्क बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो आप अपना गाड़ी लेके आ रहे हो, मस्त चला रहे हो, इधर है ये कुरुक्षेत्र है, ये दिल्ली है, ठीक है, निकल लिए कहीं, मूर्थल सुखदेव आया रास्ते में, ठीक है, बहुत सुंदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया आप दिल्ली से कुरुक्षेत्र आए, किस स्पीड पे आए, तो आप क्या कहोगे, आप अपनी स्पीड एवरेज बताओगे हमेशा। क्या बताओगे, एवरेज बताओगे। आप कहोगे सर हम तो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए। कितने स्पीड से आए, लेट अस सपोज 65 किलोमीटर पर आवर। क्या इसका मतलब ये है कि आपका गाड़ी हमेशा 65 किलोमीटर पर आवर चलती रही थी? नहीं। अब समझो ये आपने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है। इंस्टेंट बड़ा है ना, इंटरवल बड़ा है, इंटरवल बड़े के लिए क्या पढ़ते हैं हम, एवरेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एवरेज। अगर इंटरवल छोटा हो जाएगा, इंटरवल छोटा हो जाएगा, मैं कहूँ कि यार जब आप मूर्थल क्रॉस कर रहे थे तब कितनी स्पीड थी,
जब आप मूर्थल क्रॉस कर रहे थे तब कितनी स्पीड थी? तब मान लो आपकी स्पीड थी 62 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 62 किलोमीटर पर आवर। तो अब मूर्थल का जब सुखदेव ढाबा क्रॉस कर रहे थे, सुखदेव ढाबा तो बहुत छोटा सा है ना, इंटरवल बहुत छोटा सा है, ये क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा आपको? आपको लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड। अरे बोलो, बहुत छोटा टाइम लगा आपको? अरे सुखदेव ढाबा क्रॉस करते हुए बहुत छोटा टाइम लगा कि नहीं लगा आपको? और यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको लग गए 4 घंटे। ठीक है, तो जब इंटरवल बहुत छोटा होगा और मान लो 4 घंटे लगे आपको, तो मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको 1 घंटा लगा और यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको लगे मान लो 3 घंटे। ठीक है, तो सुखदेव के ढाबे पे थे आप 1 घंटे के बाद, सही बात है, लेकिन एग्जैक्ट 1 घंटा नहीं है वो। मैं बोलूँ कि जब आपकी घड़ी में 59 सेकंड हो रहे थे, सॉरी 59 मिनट हो रहे थे, 59 मिनट हो रहे थे, और जब ही घड़ी में कितना हो रहे थे? 59.0001 मिनट हो रहे थे। सही बात है, या 59.1 ही ले लो, खैर 0.1 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है फिर भी। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर इंटरवल क्या है? बहुत छोटा। तो 59.1 मिनट में भी आपकी स्पीड लगभग 62 ही है और 59 मिनट में भी लगभग 62 ही है। यहाँ से यहाँ जाते आपकी स्पीड में वेरिएशन है, तो जब यहाँ से यहाँ आओगे तो आप एवरेज पढ़ोगे, जब यहाँ से इस इंस्टेंट को क्रॉस करोगे तब क्या पढ़ोगे आप? इंस्टेंट पढ़ोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ोगे। ठीक है, तो इंटरवल बहुत छोटा है। इंटरवल क्या है? बहुत छोटा। जब भी इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो पल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? पल। पल समझते हो? जिंदगी का पल, वो बन जाता है। ठीक है ना, जब टाइम गैप बहुत छोटा हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो पल बन जाता है। तो वही बात कर रहा हूं मैं कि इस समय, इस पर्टिकुलर टी टाइम पे क्या फोर्स लग रहा है? क्या फोर्स लग रहा है? तो हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस फोर्स की। इस समय कितना फोर्स लग रहा है? इंस्टेंटेनियस फोर्स। उस समय हम पढ़ेंगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, लेकिन लिमिटेड इस इंटरवल को 0 को टेंड करा दो। बहुत छोटा इंटरवल, बहुत छोटा इंटरवल। ये छोटा इंटरवल क्या बन गया? पल बन गया। और जब डेल्टा टी ऑपरेटर टेंडिंग टू 0 लगाते हैं हम, तब फोर्स इंस्टेंटेनियस क्या बन जाता है? dp वेक्टर बाई dt बन जाता है। जब इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो ये कोड ना बनकर क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। यहाँ मान लो लेट अस सपोज 2 सेकंड था टाइम, यहाँ मान लो 8 सेकंड था, तो यहाँ गैप हो गया 5 सेकंड का। अब ये मान लो यहाँ पे बात कर रही हैं 3 सेकंड पे। किससे बात करनी है? 3 सेकंड में। तो मैंने गैप पता क्या लिया है? 2.999 से लेकर 3.00001। तो क्या बोलोगे आप 2.999 को भी 3 ही बोलोगे, 3.00001 को भी 3 ही बोलोगे। तो इंटरवल बहुत छोटा है। इंटरवल जब बहुत छोटा है तो वो क्या बन गया है? एक पल ही बन गया, 3 सेकंड वाला पल। समझ में आई मेरी बात? मैं कहानी पहले डिस्कस कर चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालने के लिए आप क्या पढ़ोगे? इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालने के लिए आप पढ़ोगे dp वेक्टर बाई dt। क्या पढ़ोगे? dp वेक्टर बाई dt। तीसरा पॉइंट, मान लो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। अब ग्राफ कौन सा गिवन है? एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस टाइम। हाँ जी, तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू dt dp वेक्टर होता है। कैसे पता चला? ये लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस एक्सटर्नल फोर्स। जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो dp वेक्टर ही आएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन। अब सुनो, मान लो ये ग्राफ है। अब यहाँ बात करनी है टाइम इनिशियल, यहाँ बात करनी है टाइम फाइनल। आप जानते हो dt लिखा हुआ है, dt मतलब छोटा सा गैप। छोटा सा गैप पे ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये फोर्स एक्सटर्नल हो गया, ये dt हो गया। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ? मुझे ये बता दो, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हुआ? लगभग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है कि नहीं? लगभग बोल रहा हूँ मैं। ये स्ट्रिप लगभग क्या है? रेक्टेंगुलर है। तो इसका एरिया कितना हुआ? एरिया हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है एफ एक्सटर्नल और ब्रेड्थ कितनी है? dt। तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप? अगर मैं, ये छोटा सा एरिया है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना चाहता हूँ तो मैं जोड़ दूंगा सारे एरिया, तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा।
तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एफ एक्सटर्नल डी टी इंटीग्रल, एफ एक्सटर्नल डी टी इंटीग्रल एरिया देता है, और एरिया है देता है तो ये एफ एक्सटर्नल डी टी देता क्या है, चेंज इन मोमेंटम भी देता है। क्या देता है, डेल्टा पी वेक्टर, फाइनल इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। जब सॉल्व करोगे आएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो डेल्टा पी आएगा। क्या आएगा, डेल्टा पी आएगा। सही है, पक्का। तो क्या पढ़ा हमने, एरिया अंडर एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस टाइम कर्व गिव्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। एरिया अंडर एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस टाइम कर्व गिव्स, एफ टी कर्व का एरिया, ये एरिया क्या देगा, ये सारा एरिया क्या देगा, ये एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम। इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मोमेंटम में कितना चेंज आया ये देगा। सही, क्यों देगा मैंने आपको रीज़न भी दे दिया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होने चाहिए। ठीक है, एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा विद द ग्राफ ऑफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। अब ये ग्राफ कैसे भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है।